नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं कुणाल सांडिले, आपका बायोलॉजी टीचर, आ चुका हूं फिर से एक नए चैप्टर के साथ, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। आज हम लोग बेसिकली उस फेज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ऑलरेडी अभी आप लोग हैं, और हम तो फिलहाल निकल चुके हैं उस फेज से, लेकिन आप लोग हैं। ये वो फेज है, इट इज द फेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो फेज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। हिंदी में इसी को कहते हैं किशोरावस्था। तो अभी आप लोग किशोर हैं, क्लियर है। तो डिफाइन उसको कैसे करते हैं। एडोलसेंस इज द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या, ट्रांजिशन का मतलब क्या, यहां पे चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? चाइल्डहुड से एडल्टहुड। इट इज द ट्रांजिशनल डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, टिपिकली अकरिंग बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। 10 से 19 साल के बीच का ये फेज होता है। अब क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, तो क्योंकि एज के लास्ट में टीन आता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर फेज को हम लोग टीनेज भी कहते हैं, टीनेजर्स। क्लियर है। तो एडोलसेंस को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं, इट इज अ फेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो फेज होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एडोलसेंस। टिपिकली किसके बीच का होता है ये? 10 से 19 साल के बीच का फेज है ये। अब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इज अ फेज विद इन एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर ही एक फेज जिसमें हम लोग क्या काउंट करते हैं? सेक्सुअल मैच्योरेशन। सेक्स ऑर्गन डेवलप फुल्ली, गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट्स एंड पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एडोलसेंस के अंदर ही वो छोटा सा फेज जिसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, इस पर्टिकुलर फेज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। इट अकर्स बिटवीन 8 to 13 ईयर्स इन फीमेल एंड 9 to 14 ईयर्स इन मेल। तो प्यूबर्टी बेसिकली एक शॉर्ट फेज होता है जिसमें हम लोग को सिर्फ मतलब है किससे? सेक्सुअल मैच्योरेशन से। सेक्स ऑर्गन पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड फीमेल में पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर फेज है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, इसको कहते हैं एडोलसेंस। तो 10 से लेकर 19 साल ये है एडोलसेंस, सॉरी हाँ 10 से 19 साल ये है एडोलसेंस। और इस एडोलसेंस के अंदर ये छोटा सा फेज जिसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, इस छोटे से फेज को कहते हैं प्यूबर्टी। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और डिफरेंस को हम लोग बढ़िया से समझते हैं, क्या डिफरेंस है बेसिकली एडोलसेंस और प्यूबर्टी के बीच में। जब हम लोग बात करते हैं एडोलसेंस का, तो ओवरऑल फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें सब कुछ काउंट किया जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज इमोशनल डेवलपमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी का, तो सिर्फ इसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी कि मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो गया, गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, बस यही है प्यूबर्टी। लेकिन यहाँ पे प्यूबर्टी, यहाँ पे एडोलसेंस के अंदर सिर्फ वही नहीं, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट, पूरा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, एंड चाइल्ड बिकम एडल्ट। लंबा चलता है ये, सेवरल ईयर्स, 10 से लेकर 19 साल। ये रिलेटिवली छोटा सा 9 से लेकर के 13-14 साल के बीच का होता है। इसमें क्या क्या होता है? ग्रोथ स्प्राउट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एडोलसेंस के अंदर लंबा सा फेज, जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, और इसके अंदर मेनली मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं नॉर्मल में, और स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब हम बात कर रहे हैं एडोलसेंस का, तो एक लंबे से फेज का बात कर रहे हैं जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट शामिल है, मेंटल डेवलपमेंट शामिल है, इमोशनल डेवलपमेंट शामिल है, सेक्सुअल डेवलपमेंट शामिल है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी का, तो इसमें सिर्फ क्या शामिल है? इसमें सिर्फ शामिल है सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब प्यूबर्टी में जो ये सारा चेंजेस होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर। अभी हम लोग बात करेंगे क्या होता है हार्मोन्स। लेकिन एडोलसेंस फेज के अंदर जो चेंजेस होता है, इस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स एज वेल एज इन्वायरमेंट। आपके अगल बगल दोस्त, घर, परिवार, ये सब कैसा है, मोहल्ला, देश कौन सा, कौन से देश में रह रहे हैं, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है उन चेंजेस के लिए जो कि देखने को मिलता है एडोलसेंस फेज में किसी पर्सन के अंदर। और प्यूबर्टी फेज में जो चेंजेस होता है, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स। क्लियर है। तो आई होप प्यूबर्टी और एडोलसेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया। प्यूबर्टी एक छोटा सा फेज है जिसमें सिर्फ काउंट किया जाता है सेक्सुअल मैच्योरेशन, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। बट एडोलसेंस एक ब्रॉड फेज है, लंबा फेज है, जिसके अंदर फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल तीनों ग्रोथ शामिल है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स एज वेल एज योर इन्वायरमेंट, घर, परिवार, सब कुछ। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? एडोलसेंस इज अ ब्रॉड डेवलपमेंट पीरियड, एक लंबा डेवलपमेंट पीरियड होता है, अप्रॉक्स 10 to 19 ईयर्स, मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, encompassing physical, social and emotional growth, whereas puberty is a specific
शॉर्टर बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक छोटा बायोलॉजिकल प्रोसेस है अकरिंग विद इन एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर छोटा सा फेज होता है, इसीलिए बहुत बार हम लोग प्यूबर्टी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ फेज विद इन एडोलसेंस इन विच सेक्सुअल मैच्योरेशन टेक्स प्लेस, characterized by hormonal changes leading to sexual maturation and reproductive capability, जिसमें सिर्फ शामिल है गैमीट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन। क्या क्या चेंजेज होता है, वो सारा चेंजेस जो कि देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उन सारे चेंजेस को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ऑल द चेंजेस दैट इज सीन इन अ पर्सन ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब कुछ कैरेक्टर मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होता है, some character are specific to male, some character are specific to female. We will discuss them one by one. सबसे पहला अगर मेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर बात करें, हेयर विल ग्रो ऑन योर फेस, फेस के ऊपर हेयर आएगा, दाढ़ी मूछ, क्लियर है, स्पेसिफिक कैरेक्टर का बात कर रहे हैं जो सिर्फ मेल में। वॉइस विल गेट लोअर, आवाज थोड़ा सा क्रैकी हो जाएगा, आवाज का पिच लो हो जाएगा, आवाज का पिच क्या हो जाएगा, लो। लैरिंग्स, प्रोट्रूजन ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स प्रोट्रूड कर जाएगा विच इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, सिर्फ मेल में बात कर रहे हैं, प्रोट्रूजन ऑफ लैरिंग्स कॉल्ड एडम्स एप्पल। अगला, यू मे ग्रो हेयर ऑन द चेस्ट, बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर हेयर आना शुरू हो जाएगा। योर पेनिस एंड टेस्टिकल्स विल ग्रो, पेनिस और टेस्टिकल्स का ग्रोथ होगा। वो कैरेक्टर विच इज स्पेसिफिक टू फीमेल, जो सिर्फ फीमेल में देखने को मिलता है, यू विल ग्रो ब्रेस्ट, क्लियर है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होता है प्रेजेंट, बट डेवलप नहीं होता है, बट फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा इस पर्टिकुलर फेज के अंदर। और क्या होगा, इनर लिप्स ऑफ योर लेबिया मे चेंज कलर, ग्रो लार्जर एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग योर पीरियड, पीरियड स्टार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर फेज में फीमेल के अंदर। और अगर बात करें स्पेसिफिक तो ब्रॉडर हिप्स, क्लियर है, वेस्ट के नीचे का पार्ट, कमर के नीचे का पार्ट ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉडर हिप्स। बट अगर मेल का बात करें तो ब्रॉडर शोल्डर अबव द वेस्ट, वेस्ट के ऊपर का पार्ट ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉडर शोल्डर। अगला एक और अगर स्पेसिफिक बात करें तो मेल में मस्कुलर डेवलपमेंट, बॉडी ज्यादा मस्कुलर होता है, और फीमेल में फैटी बॉडी, बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है, फैट डिपोजिशन इंक्रीजेस। तो ये वो चेंजेस था जो मेल और फीमेल में स्पेसिफिक था। अब हम बात करेंगे उन चेंजेस के बारे में जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, दोनों में देखने को मिलता है। सबसे पहला, यू विल ग्रो पिंपल्स और एक्ने ऑन योर फेस। होता क्या है, इस पर्टिकुलर फेज के अंदर हमारे स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड है और सीबेसियस ग्लैंड है, इसका एक्टिविटी बढ़ जाता है। स्वेट ग्लैंड ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करता है और सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा सीबम रिलीज करता है, जिसकी वजह से स्किन बिकम्स ऑयली, स्किन ऑयली हो जाता है, और इस ऑयली स्किन होने की वजह से स्किन के ऊपर पिंपल्स और एक्ने आता है, मेल और फीमेल दोनों में। यू विल ग्रो हेयर अंडर योर आर्म्स, आर्मपिट हेयर, जेनाइटल हेयर डेवलप होना, और यू विल ग्रो प्यूबिक हेयर, जेनाइटल हेयर को ही हम लोग प्यूबिक हेयर कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल और फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के आसपास हेयर डेवलप होना। यू विल ग्रो हेयर ऑन योर आर्म्स एंड लेग्स, क्लियर है। तो ये वो चेंजेज है जो मेल और फीमेल दोनों में क्या है, कॉमन है। ये वो चेंजेज है जो सिर्फ मेल में है और ये वो चेंजेज है जो सिर्फ फीमेल में है। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक चेंजेस दैट इज सीन ओनली इन मेल, तो क्या है, फेशियल हेयर, ब्रॉडर शोल्डर, मस्कुलर बॉडी, बॉडी हेयर, पेनिस एंड टेस्टिकल्स ग्रो, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स। उन चेंजेस का बात करें जो सिर्फ फीमेल में देखने को मिलता है, तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, वॉइस पिच बिकम हाई, वॉइस बिकम श्रीलर, वॉइस का पिच क्या हो जाता है, हाई, वॉइस बिकम श्रीलर, और यहां पिच क्या हो जाता है, लो, वॉइस बिकम क्रैकी। लैरिंग्स प्रोट्रूड कर जाता है, प्रोट्रूजन ऑफ लैरिंग्स कॉल्ड एडम्स एप्पल, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। अगला, ब्रॉडर हिप्स, यहाँ पे ब्रॉडर शोल्डर, क्लियर है। और वो चेंजेस जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, क्या, एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड इंक्रीजेस। मेल और फीमेल दोनों के स्किन पे जो स्वेट और सीबेसियस ग्लैंड है उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है, ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करता है, ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स एंड एक्ने डेवलप्स, क्लियर है। इसके अलावा प्यूबिक हेयर, आर्मपिट हेयर, दीज ऑल आर द कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दैट इज सीन इन मेल एंड फीमेल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम उन कैरेक्टर को कहते हैं जो डेवलप होता है किसी भी पर्सन में ड्यूरिंग प्यूबर्टी। So the character that is developed in male and female during puberty, due to which we are able to distinguish between male and female, is called secondary sexual character। यानी कि वो कैरेक्टर जो किसी पर्सन में कब डेवलप हो रहा है, प्यूबर्टी के वक्त, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम लोग शॉर्ट में एमसी भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फीमेल में
आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेंड करती है तो हर महीना दोनों में से एक ओवरी एग रिलीज करेगा अल्टरनेटिवली। एवरी मंथ वन एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी अल्टरनेटिवली इन फेलोपियन ट्यूब। कहां रिलीज होगा? फेलोपियन ट्यूब में। ये सब हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अब होगा क्या कि एग रिलीज हुआ और जब तक एग डेवलप हो रहा था, क्योंकि ओवरीज के अंदर बहुत सारा इमेच्योर एग होता है विच इज प्रेजेंट बिफोर बर्थ, जो जन्म से पहले से प्रेजेंट है, एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी को अटेंड करती है तो ये जो बहुत सारा एग है इसमें से एक एग डेवलप होता है और हर महीना एक एग रिलीज होते रहता है अल्टरनेटिवली। अब इसमें होता क्या है कि हर महीना एक एग रिलीज हो रहा है दोनों में से किसी एक ओवरी से, अल्टरनेटिव रिलीज हो रहा है। आज इस महीना ये रिलीज किया, अगले महीना ये रिलीज करेगा। अब जब ओवरी में एग रिलीज हो रहा होता है, एट द सेम टाइम फीमेल के बॉडी में प्रिपरेशन चल रहा है। किसका प्रिपरेशन चल रहा है? फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। अच्छा, क्या क्या प्रिपरेशन चल रहा है? तो यूट्रस का जो इनर वॉल है वो थिक हो गया। इनर वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक, स्पॉन्जी, स्टिकी, फॉर द प्रॉपर इम्प्लांटेशन, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, ताकि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट सही से हो पाए। तो हर महीना एक एग रिलीज हो रहा है और एट द सेम टाइम द प्रिपरेशन इज डन इन फीमेल बॉडी फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। अब क्या हो अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा तो? प्रेगनेंसी नहीं होगा तो ऑल द प्रिपरेशन इज अबॉर्टेड। जितना भी प्रिपरेशन है सबको खत्म किया जाता है एंड बॉडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल प्रेगनेंसी। फिर अगले प्रेगनेंसी का तैयारी होगा। तो ये इसके वजह से फीमेल बॉडी के अंदर हमको कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलता है कि प्रिपरेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सारा प्रिपरेशन खत्म, वापस से प्रिपरेशन शुरू, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सारा प्रिपरेशन खत्म, वापस से प्रिपरेशन शुरू। तो एक साइक्लिक मैनर में बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और इन्हीं चेंजेस को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या हुआ? एग रिलीज हुआ, एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। अब एग ट्रेवल थ्रू फेलोपियन ट्यूब, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में है। यूटेराइन लाइनिंग ग्रोज, मतलब इनर वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक, स्पॉन्जी, स्टिकी एंड अवेट्स फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इफ नॉट फर्टिलाइज, तो ये जो इनर वॉल है इट ब्रेक्स डाउन एंड अनफर्टिलाइज्ड एग along with debris of endometrium and along with debris of inner wall of uterus comes out through vagina, ब्लड और म्यूकस के साथ। क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है? जिसको हम लोग पीरियड भी कहते हैं। तो ये जो साइक्लिक फॉर्म में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, इन्हीं चेंजेस को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? It is a series of changes in female body goes through each month to prepare for the possible pregnancy। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 28 to 32 डेज का। 28 से 32 दिन के बाद फिर ये रिपीट होते रहता है। तो इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर होने वाला सीरीज ऑफ चेंजेस दैट गोज थ्रू ईच मंथ। हर महीना कुछ चेंजेस हो रहा है। क्यों? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पॉसिबल प्रेगनेंसी। और इसका एवरेज टाइम कितना होता है? 28 to 32 डेज। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको हम लोग 3 फेज में डिवाइड किए हैं। पहला ब्लीडिंग फेज, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज भी कहते हैं, दूसरा प्रोलिफेरेटिव फेज और तीसरा सिक्रीटरी फेज। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तीनों फेज में कि क्या क्या तीनों फेज में डिफरेंस है, क्या क्या होता है। देखिए, ये तो हम लोग को क्लियर है कि पहले एग रिलीज होगा, उसके बाद एग रिलीज हो रहा है, उससे पहले भी और उसके बाद भी इनर वॉल ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक, स्पॉन्जी एंड इज स्टिकी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉसिबल प्रेगनेंसी। यूट्रस का इनर वॉल थिक, स्पॉन्जी और स्टिकी होगा उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है उसके लिए। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो यूट्रस का इनर वॉल है ये टूट जाएगा एंड अनफर्टिलाइज्ड एग कम्स आउट अलोंग विथ ब्लड, म्यूकस एंड डेब्रीज ऑफ इनर वॉल ऑफ यूट्रस थ्रू वेजाइना। इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो जो पीरियड का जो स्टार्टिंग हम लोग काउंट करते हैं ना, वो इसी मेंस्ट्रुएशन से करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग फेज, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। ये ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन का होता है। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन, अब बताए थे ओवरी 2 हार्मोन रिलीज करता है, रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। Estrogen prepare the body for the possible pregnancy and progesterone maintains pregnancy। तो प्रोजेस्टेरॉन के वजह से ही यूट्रस का जो इनर वॉल है वो थिक होता है, स्पॉन्जी होता है, स्टिकी होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही घटेगा यूट्रस का जो इनर वॉल है वो टूट जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्विकली विथड्रॉ का मतलब घट गया
triggering the uterine lining to shed and periods to begin. यूट्रस का इनर वॉल टूट गया एंड पीरियड स्टार्ट्स. अनफर्टिलाइज्ड एग कम्स आउट अलोंग विथ ब्लड, म्यूकस एंड डेब्रीज ऑफ इनर वॉल ऑफ यूट्रस. यूट्रस का जो इनर वॉल है उसका जो डेब्रीज वगैरह है, जो टूटा फूटा पार्ट है, वो ब्लड, म्यूकस और अनफर्टिलाइज्ड एग, ये सब वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा. कितना दिन तक ये होता है? 1 से लेकर 5 दिन तक. इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं या फिर इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं. इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज, जो चलता है 6 से लेकर के 14 डेज तक. मेंस्ट्रुअल फेज, अब इसमें क्या होगा? राइजिंग द लेवल ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम लोग एफएसएच कहते हैं. ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है. अब एफएसएच का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है? सेवरल ओवेरियन फॉलिकल टू अंडरगो मैच्योरेशन. एफएसएच का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो ओवरी के अंदर जो बहुत सारा इमेच्योर एग है वो डेवलप होना शुरू होगा. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज किया? पिट्यूटरी ग्लैंड. फीमेल का पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज किया, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर जो बहुत सारा इमेच्योर एग है वो डेवलप होना शुरू हुआ. अब अगला फेज आता है ओव्यूलेशन, जो तकरीबन 12 से 16 दिन, वैसे मोस्टली 14th डेज. अब 14th डेज पे क्या होगा कि फीमेल का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसको एलएच कहते हैं. एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में. पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम ढेर सारा एलएच हार्मोन रिलीज कर देता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. इसको कहते हैं एलएच सर्ज. इस एलएच सर्ज के वजह से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ज्यादा होने के वजह से, ओवरी के अंदर जो बहुत सारा एग डेवलप होना शुरू हुआ था उसमें से कोई एक एग डेवलप होकर के रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में. इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन. रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी इन फैलोपियन ट्यूब. ओवरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में एक मैच्योर एग का रिलीज होना, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन. और ये किसके वजह से हुआ? एलएच सर्ज के वजह से हुआ. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया. इट इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स. तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्जेस कॉजिंग फुल्ली मैच्योर्ड एग टू बी रिलीज्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब. फुल्ली मैच्योर एग फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो गया. अब अगला फेज आता है ल्यूटियल फेज, जो चलता है 17 से 28 दिन का. अब इसमें क्या होगा? रेज्ड हार्मोनल लेवल, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का लेवल बढ़ा रहेगा, जिससे यूट्रस का इनर वॉल थिक होगा. ठीक है, द इंडोमेट्रियम, यूट्रस के इनर वॉल को कहते हैं इंडोमेट्रियम. तो यूट्रस का इनर वॉल बिकम्स थिक, स्पॉन्जी, स्टिकी. किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन. इस सब का लेवल बढ़ जाएगा. हाउएवर इफ देयर isn't a fertilized egg, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? इंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स टू सेट. इंडोमेट्रियम जो यूट्रस का इनर वॉल है वो टूट जाएगा और वापस से स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, जिसमें क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग along with blood, mucus and the debris of inner wall of uterus comes out through vagina. क्लियर है? जिसको हम लोग पीरियड भी कहते हैं. तो आई होप ये क्लियर हो गया. दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट टेक्स प्लेस इन फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी एवरी मंथ. अच्छा, जो पहला मेंस्ट्रुअल होता है उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की. इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्की. और 45 to 50 ईयर के बाद, 45 से 50 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, पीरियड स्टॉप्स एंड दिस फेज इज कॉल्ड मेनोपॉज. इसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज. तो ये दोनों समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मेनार्की क्या है. पहला मेंस्ट्रुएशन को हम लोग कहते हैं, पहला पीरियड को कहते हैं मेनार्की. और 45 to 50 ईयर के बाद जो मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाता है, तो 45 से 50 साल के बाद का जो फेज होता है इसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज. अब सवाल आया था कि ये जो इतना सारा जो चीजेस होता है ये एक मेल और फीमेल के अंदर, एडोलसेंस फेज के अंदर, प्यूबर्टी के अंदर, इन चेंजेस के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो इन चेंजेस के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स. अब हार्मोन्स क्या है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हार्मोन आता कहां से है? तो हार्मोन आता है इंडोक्राइन ग्लैंड से. तो पहले समझते हैं ग्लैंड क्या होता है. ग्लैंड किसको कहते हैं? ग्लैंड आर द टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल दैट सिक्रीट सम केमिकल. हमारे बॉडी में कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ सेल, कुछ ऐसा टिश्यू जो कोई पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट कर रहा है, इसी ग्रुप ऑफ सेल को, इसी टिश्यू को, ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं, तो इसी टिश्यू को हम लोग कहते हैं ग्लैंड. समझ में आया? तो ग्लैंड का मतलब क्या? टिश्यू दैट सिक्रीट सम केमिकल. अब ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है जो कोई पर्टिकुलर केमिकल रिलीज कर रहा है, ये अपने लिए तो कर नहीं रहा होगा, ये किसी ना किसी टारगेट ऑर्गन के लिए, किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन के लिए रिलीज कर रहा होगा. अब वो दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का 2 तरीका है. पहला तरीका है ट्यूब के थ्रू पहुंचाए, ग्लैंड के पास अपना ट्यूब हो और उस ट्यूब के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट टिश्यू तक
इस पर्टिकुलर केमिकल को पहुंचाया जाए, इस पर्टिकुलर केमिकल को पहुंचाया जाए। तो ऐसे ग्लैंड को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास अपना डक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट रिलीज कर देता है ब्लड में। कहां रिलीज कर देता है? ब्लड में। और फिर ब्लड उसको पहुंचा देता है टारगेट टिश्यू तक, क्योंकि ब्लड का पहुंच बॉडी के हर सेल तक है, तो ब्लड इसको पहुंचा देगा टारगेट टिश्यू तक, टारगेट टिश्यू तक। ऐसे ग्लैंड को कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास अपना कोई डक्ट नहीं है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है। तो ग्लैंड का मतलब ग्रुप ऑफ सेल दैट सिक्रीट सम केमिकल, सेल का गुच्छा, टिश्यू जो कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिलीज कर रहा है, ग्लैंड। अब रिलीज कर रहा है तो अपने लिए तो कर नहीं रहा होगा, किसी और टिश्यू के लिए कर रहा होगा। अब उस टिश्यू तक ये केमिकल जाएगा कैसे? तो पहला तरीका है कि अपना एक ट्यूब है, उस ट्यूब के थ्रू चला जाएगा, अपना डक्ट है, अपना पाइप है। ऐसे ग्लैंड को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसका जो सिक्रीशन होता है, ये जो केमिकल है, इसको कहते हैं एंजाइम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मोस्टली एंजाइम। लेकिन वहीं पे कुछ ग्लैंड ऐसा है जिसके पास अपना कोई डक्ट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज किया और ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड का पहुंच बॉडी के हर सेल तक है, तो ब्लड उसको पहुंचा देगा जहां उसको जाना है। अब कैसे ब्लड को पता चलेगा, कैसे ब्लड उसको वहां तक पहुंचाएगा, ये भी हम लोग बात करेंगे, आखिर हार्मोन्स कैसे काम करता है। तो ब्लड उसको पहुंचा देगा टारगेट टिश्यू तक। तो ऐसे ग्लैंड को कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसी केमिकल को कहते हैं हार्मोन्स। अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, ओवरी फीमेल में, टेस्टिस मेल में। इन सारे ग्लैंड को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। दीज आर द इंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या यही ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। इसके अलावा हार्ट, किडनी, ये सब भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जहां पे कुछ कुछ सेल है जो पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है। इनको हम लोग कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। तो हम जो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो सारा इंडोक्राइन, ये सब ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टिश्यू है जो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज कर रहा है। इसके अलावा हार्ट, हार्ट भी केमिकल रिलीज करता है, एएनएफ। हार्ट भी हार्मोन रिलीज करता है, एएनएफ। लेकिन हार्ट कैसा ग्लैंड कहलाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड। मेन काम बॉडी ब्लड को पंप करना, और कुछ टिश्यू कुछ पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो खैर, हम लोग बात करेंगे मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इन सारे और इंडोक्राइन ग्लैंड को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है? तो इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं? वो ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहां रिलीज करता है? ब्लड में। इसके पास कोई डक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स को अगर दो वर्ड में डिफाइन करना हो तो केमिकल मैसेंजर, मैसेज पहुंचाता है बॉडी के एक टिश्यू को, एक सेल के मैसेज को बॉडी के दूसरे सेल तक पहुंचाता है। इंटरसेलुलर मैसेंजर कहते हैं इसको। दो सेल के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम करता है मैसेंजर। जैसे व्हाट्सएप एक मैसेंजर है, फेसबुक एक मैसेंजर है, जहां हम अपने दोस्त को मैसेज भेजते हैं। व्हाट्सएप का काम क्या है कि भाई मेरा मैसेज मेरे दोस्त तक पहुंचा देना, मेरे रिलेटिव तक पहुंचा देना। उसी तरीके से हार्मोन्स भी एक मैसेंजर है जो एक सेल का मैसेज दूसरे सेल तक पहुंचा देता है। लेकिन इसको ब्रॉडर तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज अ नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। इसका कोई न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी नहीं है, इसका सिर्फ काम है मैसेज पहुंचाना बॉडी को। इससे कोई मतलब, इससे डायरेक्टली इससे तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी नहीं होना है। हाँ, इसके वजह से जो सेकेंडरी एक्टिविटी होगा उस पर इसका इफेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट इसके वजह से कोई ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी डायरेक्ट नहीं होना है। इसका काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है। हाँ, इसकी वजह से जो आफ्टर इफेक्ट होगा, इसके मैसेज की वजह से जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको कहता है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। रिलीज हुआ, मैसेज पहुंचाया, किडनी इसको फिल्टर करके बाहर निकाल देगा, हो गया इसका काम। बॉडी इसको बिल्कुल एब्जॉर्व नहीं करेगा, इसमें कोई न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी नहीं है, इसका काम है सिर्फ मैसेज पहुंचाना। इट इज अ नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। अब कोई न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी नहीं है तो इट इज सिक्रेटेड इन ए स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में सिक्रेट होता है। भाई मैसेज ही तो पहुंचाना है, और तो कोई काम है नहीं इसका। कोई बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है नहीं, कोई इससे विटामिन बनना नहीं है, कोई उससे एंटीबॉडी बनना नहीं है, ना ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ना ये स्टोर होगा बॉडी में, कुछ भी नहीं होना है, कोई न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी है ही नहीं। दैट इज व्हाई इट इज सिक्रेटेड इन अ स्मॉल अमाउंट एंड एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। दो सेल के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम करता है, बस ये है इसका ब्रॉडर डेफिनेशन।
तो हॉर्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, एक ऐसा केमिकल जिसका कोई न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी नहीं है। हॉर्मोन आर द नॉन न्यूट्रिशियस केमिकल, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल दैट इज सिक्रेटेड इन ए स्मॉल अमाउंट। कितने अमाउंट में सिक्रेट होता है? बिल्कुल थोड़ा सा, जरा सा। दैट इज सिक्रेटेड इन ए स्मॉल अमाउंट एंड एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो दो सेल के बीच में मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब अगला सवाल है, इंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रेशन ब्लड में रिलीज करता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रेशन रिलीज कर रहा है ब्लड में किसी पर्टिकुलर टिश्यू के लिए। अब ब्लड को कैसे पता कि इस हार्मोन को उस टिश्यू तक पहुंचाना है? तो बढ़िया से समझना, देयर आर मैनी इंडोक्राइन ग्लैंड दैट रिलीज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। बहुत सारा इंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे अलग अलग तरह का हार्मोन रिलीज करता है। अब हर हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जो कि सेल पे लगा है। हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जो प्रेजेंट होता है सेल पे। जैसे देखिए ये हार्मोन है तो ये इसका पर्टिकुलर रिसेप्टर है। अब बॉडी के जिस जिस सेल में ये रिसेप्टर होगा, अब हार्मोन तो ब्लड में रिलीज हुआ, ब्लड के थ्रू ये बॉडी के हर सेल तक पहुंच गया, लेकिन सिर्फ ये उसी सेल से अटैच होगा जिस सेल पे इस हार्मोन का क्या है? रिसेप्टर। समझ में आया? तो एवरी हार्मोन हैज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर सेल, जो किसी पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट होता है। अब हार्मोन ब्लड में रिलीज हुआ, ब्लड के थ्रू ये बॉडी के हर सेल तक पहुंचा, लेकिन सिर्फ उसी सेल से जाके अटैच होगा जिस सेल पे इसका क्या है? रिसेप्टर। It can reach to almost every cell but affect only certain cell which contain their receptor called target cell. हर हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा और वो रिसेप्टर जिस सेल पे होगा उस सेल को हम लोग कहते हैं टारगेट सेल। अब क्या होगा? ये हार्मोन इस टारगेट सेल पे जो रिसेप्टर है उससे आकर अटैच होगा। जैसे ही रिसेप्टर से आकर अटैच होगा तो सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होगा और यही बायोकेमिकल चेंजेस क्या है? रिस्पॉन्ड है। यही बायोकेमिकल चेंजेस क्या है? रिस्पॉन्ड है, जो कि वो सेल को करना है। तो हार्मोन रिलीज हुआ ब्लड में, ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचा। जिस सेल के पास इसका रिसेप्टर है वहां ये अटैच हुआ, जिसको टारगेट सेल कहते हैं। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर से अटैच हुआ, सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिला जिसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल चेंज, जो कि उस हार्मोन का काम था, जो कि उस हार्मोन का मैसेज था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्लैंड के बारे में, इंपॉर्टेंट ग्लैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। लोकेशन देखिए, लोकेशन कहाँ है? ये जो पार्ट दिख रहा है ना ब्रेन का, फोर ब्रेन का ये पार्ट है, इसको कहते हैं डाइंसेफेलन। और डाइंसेफेलन के नीचे ये जो तुमको दिख रहा है छोटा सा डॉट है ना, इसी को जूम करके यहाँ दिखाया गया, कुछ ऐसा दिखता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एकदम बीन शेप्ड का, मटर के दाने के बराबर जितना ग्लैंड होता है, पी शेप्ड ग्लैंड, मटर के दाने के बराबर, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा ये मत जाना, इसके छोटेपन पे मत जाना, छोटा है बट इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मेनी अदर ग्लैंड। ये है तो छोटा, देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, है ये छोटा, लेकिन ये बाकी बहुत सारे अदर ग्लैंड के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब अगर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इतना इसका मास्टरी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या करता है ये। बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, जीएच या फिर एसटीएच। ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा और ब्लड के थ्रू ये बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा तो बॉडी का सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और बोलो बॉडी के अंदर अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो बॉडी का क्या होगा? ग्रोथ। प्रमोट माइटोसिस, अगर ब्लड बोन का सेल माइटोसिस करेगा तो बोन का इलोंगेशन होगा। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल, मसल का सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा तो मस्कुलर ग्रोथ होगा। कार्टिलेज का सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा तो कार्टिलेज का ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ हार्मोन नाम में ही क्लियर है, इसकी वजह से बॉडी का क्या होता है? ग्रोथ। और कैसे ग्रोथ होता है? तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो हमारे बॉडी का सेल है वो कैसा डिवीजन करता है? माइटोसिस। और माइटोसिस की वजह से नंबर ऑफ सेल बढ़ता है और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होता है। इसीलिए इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। हाइपोसिक्रेशन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो ड्वार्फिज्म, हाइट छोटा रह जाएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन, तो जिजांटिज्म, हाइट बहुत बढ़ जाएगा, खल्ली। समझ में आया? तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है यानी कि हाइपोसिक्रेशन, तो इसकी वजह से क्या होता है? ड्वार्फिज्म, हाइट छोटा रह जाता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन, तो जिजांटिज्म। दूसरा हार्मोन टीएसएच,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में ही क्लियर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, यानी कि टीएसएच स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, क्या रिलीज करने के लिए, थायरॉक्सिन, यानी कि टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बताएगा थायराइड ग्लैंड को कि भाई तुमको थायरॉक्सिन रिलीज करना है। अभी ये नहीं रिलीज होगा तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज नहीं करेगा। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, पढ़ेंगे इसके बारे में, ये थायराइड ग्लैंड तभी थायरॉक्सिन रिलीज करेगा जब इसको पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करे, टीएसएच, और टीएसएच के प्रेजेंस में ही थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। अगला एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। मेल में एफएसएच की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फीमेल में इसके वजह से वोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एग। अभी बात किए थे कुछ देर पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल में एफएसएच के वजह से क्या होगा, ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और मेल में एफएसएच की वजह से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच, इसके वजह से क्या होगा, मेल में इसके वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में। बट फीमेल में इसकी वजह से क्या होता है, ओवुलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात किए थे 14th डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डेज पे एलएच का अमाउंट बढ़ जाता है फीमेल के बॉडी में, जिसकी वजह से ओवरी में से कोई एक एग रिलीज हो जाता है। क्लियर है, इट स्टिमुलेट द, और मेल में, इन मेल इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और एफएसएच और एलएच दोनों को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये गोनाड्स पे काम करता है, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी। एफएसएच टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस करवाएगा, स्पर्म, और मेल में एफएसएच, सॉरी फीमेल में एफएसएच ओवरी से क्या प्रोड्यूस करवाएगा, एग। एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मेल में टेस्टिस से क्या रिलीज करवाएगा, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एलएच ओवरी से क्या करवाएगा रिलीज, एग। तो क्योंकि एफएसएच और एलएच दोनों टेस्टिस और ओवरी पे काम करता है, गोनाड्स पे काम करता है, इसीलिए इसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। अगला जो हार्मोन है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे ही ये बात पता चलेगा कि शरीर में पानी का कमी हो गया है तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर देता है एडीएच। अब एडीएच जैसे ही रिलीज होगा बॉडी में, जैसे ही बॉडी के थ्रू ये किडनी के पास पहुंचेगा तो किडनी का जो सेल है वो समझ जाएगा कि शरीर में पानी का कमी है, तो किडनी क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो इट एक्ट ऑन किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन डीसीटी। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है ये उसका पार्ट है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। मतलब बेसिकली किडनी के अंदर इसके वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो एडीएच कब रिलीज होता है, जब शरीर में पानी का कमी हो जाए। अगला है ऑक्सीटोसिन, इसको पार्चुरेशन हार्मोन भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे, इट इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। इसी ऑक्सीटोसिन के वजह से जो यूटरस का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फुल्ली डेवलप्ड फीटस फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। तो इट स्टिमुलेट्स रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल एंड कॉजेज लेबर पेन। इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी के वजह से मिल्क प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको मिल्क लेट हार्मोन कहते हैं। फीमेल में इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क भी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको मिल्क लेट हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर है। अगला जो ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर ये है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइंसेफेलन। ये जो फोर ब्रेन का ये जो पार्ट है ना, इसी को कहते हैं डाइंसेफेलन। और डाइंसेफेलन के बेसल पार्ट पे ये जो दिख रहा है, बेसल नीचे वाले पार्ट पे, इसके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल होता है, यानी कि ऐसा नर्व सेल जो हार्मोन भी सिक्रीट करता हो, हाइपोथैलेमस के पास। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अदर ग्लैंड के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अदर ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, and hypothalamus control the secretion of pituitary gland, that is why hypothalamus is called master of master gland। अब hypothalamus दो तरह का हार्मोन रिलीज करेगा, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन जो सिक्रीशन को घटाएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रोकेगा, और रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो हाइपोथैलेमस जब सिक्रीटिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगा। और हाइपोथैलेमस जब इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन घटेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कम हार्मोन सिक्रीट करेगा। अगला जो ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है थायराइड ग्लैंड, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ा ग्लैंड नहीं, सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है, सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड, वो ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब इसका लोकेशन देखो, इट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रोलेटरल साइड। वेंट्रोलेटरल मतलब सामने की तरफ, ये डोर्सल, डोर्सल का मतलब होता है पीठ, तो ये वेंट्रो मतलब सामने की तरफ, लेटरल साइड में, और वेंट्रोलेटरल कहां, तो ऑफ द ज्वाइंट ऑफ ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। ये ट्रेकिया विंड पाइप और लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, तो लैरिंग्स और ट्रेकिया का जहां जंक्शन है उस जंक्शन पे ये है ट्रेकिया विंड पाइप और ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स और ट्रेकिया के जंक्शन पे सामने की तरफ वेंट्रो, साइड में लेटरल, यहां पे लोकेटेड होता है ये थायराइड। एक ही है ये थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी इसको कहते हैं, दिखने में लग रहा होगा बटरफ्लाई शेप ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या क्या करेगा, ढेर सारा इसका काम है। इट हेल्प्स इन फिजिकल, सेक्सुअल एंड मेंटल ग्रोथ। एक आदमी का फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, इन सब को रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन। इसके अलावा इट ऑल्सो रेगुलेट बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बीएमआर क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। सिंपली भाषा में समझे तो कोई भी काम करने के लिए जो हमारे बॉडी को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसका प्रोडक्शन ही बीएमआर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी पढ़ा रहे हैं, अब लेट सपोज मेरे बॉडी को पढ़ाने के लिए चाहिए 1000 जूल एनर्जी। अब कंडीशन समझना, अगर मेरे बॉडी में 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, सिर्फ 800 जूल एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे अपना। लेकिन सोचो अगर मेरे बॉडी में जरूरत से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, 1200 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, तो क्या हुआ, ये जो 200 जूल है इसका लॉस हो रहा है, ये तो वेस्ट है। मतलब तो आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए कि बॉडी को अगर 1000 जूल एनर्जी का जरूरत है तो प्रोड्यूस भी कितना हो, 1000 जूल एनर्जी हो। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, इसी को कहते हैं बीएमआर। और इस बीएमआर को रेगुलेट कौन करता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ही इसको रेगुलेट करता है कि भाई जितना एनर्जी का जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस होना चाहिए, कम होगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। क्लियर है। इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। हमारे बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से रिलेटेड जो बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट भी कहते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को थायरॉक्सिन क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगला जो हम लोग, अच्छा थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन बनाने के लिए। थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। अब आयोडीन मिलेगा कहां से, डाइट से, खाने से। अब अगर हमारे खाने में आयोडीन का कमी हो जाए, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर फूड, तो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और इस बीमारी को कहते हैं ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन कम हो जाए, थायराइड यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो इसके वजह से जो बच्चा होता है, इट कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। छोटा बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाता है, इसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, फिजिकल डेवलपमेंट उसका कम होता है, ये सब कुछ देखने को मिलता है अगर एक प्रेग्नेंट लेडी के डाइट में, उसके बॉडी में आयोडीन का कमी हो जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन घट जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या, थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन, यानी कि थायराइड ग्लैंड कम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए और आयोडीन मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में प्रॉपर आयोडीन होना चाहिए। अगला है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर कौन शेप्ड का ग्लैंड होता है, दो किडनी तो दोनों किडनी के ऊपर कौन शेप्ड का ग्लैंड, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इट इज फाउंड एट द हेड ऑफ बोथ किडनी, दोनों किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अब
एड्रीनलिन वैसे तो बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन यहाँ हम लोग मेनली दो हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज हार्ट बीट बढ़ा रहा है। अलर्टनेस, इसके रिलीज होने से आदमी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। प्यूपिलरी डायलेशन, आंख के अंदर जो ओपनिंग है जिससे लाइट अंदर जाता है वो फैल जाता है ताकि ज्यादा लाइट अंदर जाए, क्लियर विजन हो। प्यूपिलरी डायलेशन। पाइलो इरेक्शन, जिसको गूजबम्स कहते हैं, शरीर के ऊपर का जितना भी बाल है सब खड़ा हो जाता है। पाइलो इरेक्शन। इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट बढ़ गया। अच्छा, ये सारा चेंजेस देखने से ही लग रहा होगा कि अरे हो सकता है कोई सामने इमरजेंसी सिचुएशन हो, तभी ये सब चीज हो रहा है। हार्ट बीट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गया, प्यूपिलरी डायलेशन हो गया, ज्यादा लाइट अंदर जाए। ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। और बात बिल्कुल सही है, एड्रीनलिन तभी रिलीज होता है व्हेन देयर इज अ इमरजेंसी सिचुएशन, व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ फियर, फ्लाइट, फाइट। इसीलिए इसको 3F हार्मोन या 3F ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को, क्योंकि ये एड्रीनलिन रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और ये एड्रीनलिन क्या करता है? हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, पाइलो इरेक्शन, प्यूपिलरी डायलेशन, और दीज ऑल चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी फॉर द टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। इसके अलावा नॉर एड्रीनलिन भी रिलीज करता है। इट एक्ट एज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये हमारे ब्लड वेसल्स को, ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है, पिचका देता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। क्लियर है? बोथ हार्मोन आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, दोनों को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एज इट स्टिमुलेट्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन, उसको तोड़ देता है ताकि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए, बॉडी के सेल को शुगर का कोई कमी नहीं हो, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन में कमी नहीं आनी चाहिए। ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट भी बढ़ जाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। इन्हीं हार्मोन की वजह से, एड्रीनलिन और एड्रीनलिन की वजह से ग्लाइकोजन टूटता है, किसमें? ग्लूकोज में, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और ये इस बात को इंश्योर करता है कि हर सेल तक सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज पहुंचता रहे, कमी ना होना चाहिए। अगला ग्लैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास, स्टमक, ये तो दिख रहा है स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के कर्व में, सी शेप का ड्यूडेनम होता है या यू शेप का कह सकते हैं, इसके कर्व में लोकेटेड होता है ये पेनक्रियास। ये जो दिख रहा है ये है पेनक्रियास। मटन खाने वाले लोग इसी को चुस्ता भी कहते हैं। क्लियर है? पिंक कलर का ग्लैंड है और ये हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब ये एंजाइम भी रिलीज करता है, हार्मोन भी रिलीज करता है। इसके पास अपना डक्ट भी है और ये ब्लड में भी रिलीज करता है, इसीलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इट इज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। सिचुएटेड ऑन द बैक साइड ऑफ स्टमक इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में पेट के पीछे होता है, ये पेट के पीछे। पेट के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसके कर्व में, ड्यूडेनम के कर्व में पेट के पीछे लोकेटेड होता है ये ग्लैंड। ये पेनक्रियाटिक जूस नाम का एंजाइम भी रिलीज करता है और इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम का हार्मोन भी रिलीज करता है। इसका 99% पार्ट एक्सोक्राइन है। 99% पार्ट एक्सोक्राइन है, इसका मतलब ये अगर पेनक्रियाज है तो 99% पार्ट इसका एंजाइम रिलीज करता है। सिर्फ 1% पार्ट जगह जगह, जिसको हम लोग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, यही इंडोक्राइन, ये इसका इंडोक्राइन पार्ट है। सिर्फ 1% जो हार्मोन रिलीज करता है, रेस्ट 99% पार्ट जो पेनक्रियास का है वो एक्सोक्राइन है, जो क्या रिलीज करता है? एंजाइम। अब इसके अंदर मोस्टली 3 तरह का सेल होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागोन, बीटा सेल देखो ये है ड्यूडेनम सी शेप्ड, इसके ऊपर है स्टमक, स्टमक के पीछे ये जो पीला कलर का दिख रहा है यही है इंडोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियास। अब पेनक्रियास के बीच में जगह जगह आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, जो पेनक्रियास का इंडोक्राइन वाला पार्ट है जो रिलीज करेगा हार्मोन्स। अब इसी को कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागोन, बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, और गामा या डेल्टा सेल रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन। ये रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। ये अल्फा और बीटा सेल के एक्टिविटीज को, उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है।
अब इस दोनों का काम समझते हैं एक लाइन में। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। कैसे घटाता है? हम खाना खाए, खाना डाइजेस्ट हुआ, खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ब्लड इसको एब्जॉर्ब किया, ब्लड जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा तो पेनक्रियाज के अंदर ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो बीटा सेल है वो रिलीज किया इंसुलिन, और जैसे ही ब्लड में इंसुलिन रिलीज हुआ तो इंसुलिन की वजह से जो बॉडी का बाकी सेल है, ब्रेन सेल वगैरह को छोड़ करके जो बॉडी का बाकी सेल है वो ब्लड में से ग्लूकोज खींचना शुरू कर दिया, जिससे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल घट गया। तो इंसुलिन ब्लड के अंदर शुगर का लेवल घटाता है। ग्लूकाजोन ठीक उसका उल्टा काम करता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत घट जाए, बॉडी के सेल को दिक्कत होने लगे कि भाई अब चाहिए ग्लूकोज, नहीं तो एनर्जी बनाने के लिए अब मेरे पास नहीं है ग्लूकोज, तो ग्लूकाजोन क्या करेगा? ये रिलीज होगा, ये जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको तोड़ेगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। क्लियर है? तो दोनों एंटागोनिस्ट है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल घटाएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देगा और मसल और लीवर के अंदर स्टोर करवा देगा। ग्लूकाजोन ग्लाइकोजन को तोड़वाएगा जो मसल और लीवर के अंदर स्टोर है और ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ाएगा। एंटागोनिस्ट है एक दूसरे का। तो इंसुलिन क्या करता है? एक्सेप्ट ब्रेन सेल, रेटिना, आरबीसी एंड जेनाइटल एपिथेलियम, टेस्टिस और ओवरी में, इसको छोड़ करके, इन सेल को छोड़ करके इट स्टिमुलेट्स द परमिएबिलिटी एंड कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का कंजम्पशन और परमिएबिलिटी बढ़ा देता है बाकी सेल के लिए। बॉडी का जो बाकी सेल है वो इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का इंटेक करने लगता है, खूब ग्लूकोज खींचना शुरू कर देता है ब्लड से। कुछ ग्लूकोज का यूज कर लिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और बचे हुए ग्लूकोज को स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किसके प्रेजेंस में? इंसुलिन के प्रेजेंस में। तो जैसे ही पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगा तो बॉडी का जितना भी सेल है वो ब्लड में से ग्लूकोज खींचना शुरू कर देगा, कुछ ग्लूकोज का यूज कर लेगा एनर्जी के लिए और बचे हुए ग्लूकोज को स्टोर कर देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर है? इट प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब सेल जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इसी को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको ये प्रमोट करेगा, इसके वजह से ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन, इसके वजह से बॉडी का जो सेल है उसके अंदर ग्लाइकोजन का अमाउंट बढ़ता है। इसीलिए इंसुलिन को फैटी हार्मोन भी कहते हैं। इसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सेल क्या करता है? ब्लड में से ग्लूकोज खींचने लगता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट में स्टोर कर देता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है, जिससे बॉडी मोटा होने लगता है। इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। कौन? इंसुलिन। ग्लूकाजोन इसका ठीक उल्टा, एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन, इंसुलिन के ठीक उल्टा काम करता है। प्रमोट ग्लूकोजोनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। कैसे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस से। जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़वाता है। लाइसिस का मतलब तोड़ना। किसको तोड़ना? ग्लाइकोजन लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज बन रहा है, नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज नियो, नया, जेनेसिस बन रहा है, नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है। ये सब किसके वजह से होता है? इंसुलिन की वजह से। यानी कि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। अगला गोनैड्स। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। अब टेस्टिस के अंदर होता है लीडिक सेल, हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़े हुए हैं। लीडिक सेल, लीडिक सेल रिलीज करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारा हार्मोन, जिसको कहते हैं एंड्रोजेंस, और इसी में से एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। रेगुलेट एंड डेवलपमेंट मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट और उसको रेगुलेट करता है प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मस्कुलर ग्रोथ होता है, एग्रेसिवनेस आता है, फेशियल हेयर आता है, फेशियल एंड जेनाइटल हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, क्रैकी वॉइस, आवाज का फ्रीक्वेंसी घट जाता है, एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिसको हम लोग लिबिडो कहते हैं, यानी कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेक्स। क्लियर है? तो ये सब किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन रिलीज करता है? टेस्टिस। ओवरी क्या करता है? ओवरी प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ हार्मोन। ओवरी भी दो तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक लाइन में बताएं तो एस्ट्रोजन prepare the body for the possible pregnancy and progesterone maintain pregnancy. Estrogen stimulate growth and activities of female secondary sex organ. फीमेल सेक्स, इसीलिए इसको एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। और क्या? डेवलपमेंट ऑफ ओवम,
इसकी वजह से एग का डेवलपमेंट होता है, फीमेल एग को ही ओवम कहते हैं। हाई पिच वॉइस, श्रीलर वॉइस, वॉइस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है जिसकी वजह से आवाज पतला हो जाता है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है एंड रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेक्सुअल बिहेवियर। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? इट सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, इसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है एंड स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई फॉर मिल्क सिक्रीशन। पढ़े हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में, मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई सेल और यही एल्वियोलाई क्या प्रोड्यूस करता है? मिल्क, इसीलिए इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल भी कहते हैं। तो ये जो एल्वियोलाई सेल है इसका नंबर बढ़ता है किसके इफेक्ट से? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। चलिए अब अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। आखिर ह्यूमन में कैसे डिसाइड होता है कि जो बच्चा है, जो न्यूबॉर्न, जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल या फीमेल होगा? तो वो डिसाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के वक्त ही। अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि टर्टल, टॉर्टॉइस, इसमें इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल। अब अगर एग का इंक्यूबेशन, जैसे टर्टल और टॉर्टॉइस वो भी पैरास एनिमल है, एग प्रोड्यूस करता है। अब अगर एग का डेवलपमेंट, एग का इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसमें से फीमेल टर्टल आएगी, और अगर एग का इंक्यूबेशन लो टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसमें से मेल टर्टल आएगा। तो टर्टल और टॉर्टॉइस में कौन डिसाइड करता है? इन्वायरमेंट। अगर एग का इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पे तो उस एग में से फीमेल, अगर एग का इंक्यूबेशन लो टेम्परेचर पे तो उस एग में से मेल। बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन में डिटरमाइन करता है क्रोमोजोम, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हम जानते हैं कि ह्यूमन में कितना पेयर क्रोमोजोम होता है? 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोजोम। 46 क्रोमोजोम में से जो 22 पेयर होता है यानी कि 44 क्रोमोजोम, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोम्स। इसको हम लोग कहते हैं ऑटोजोम्स। ये सोमैटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल सोमैटिक कैरेक्टर, बॉडी का बाकी कैरेक्टर। लेकिन जो बचा हुआ एक पेयर है, 22 पेयर ऑटोजोम्स, यानी कि 22 पेयर यानी कि 44 ऑटोजोम्स, जो बचा हुआ एक पेयर है इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ये डिसाइड करेगा जेंडर, मेल में XY, फीमेल में XX। अब मेल और फीमेल प्रोड्यूस करेगी स्पर्म, मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, फीमेल से प्रोड्यूस होगा एग। अब मेल दो तरह का स्पर्म प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मेल को हेट्रोगैमस कहते हैं। कुछ स्पर्म जिसमें 22+X यानी कि X क्रोमोजोम है, और कुछ स्पर्म 22+Y यानी कि जिसमें Y क्रोमोजोम है। बट फीमेल एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए फीमेल को होमोगैमस कहते हैं। फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, ऑल गैमेट कंटेन्स X क्रोमोजोम। सारे गैमेट में कौन सा क्रोमोजोम होगा? X क्रोमोजोम। अब ये पॉसिबिलिटीज है, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज से हम देख रहे हैं कि 50% चांसेस है मेल का और 50% चांसेस है फीमेल का। सो द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड इज 50-50। अच्छा, कौन डिसाइड कर रहा है मेल और फीमेल में जेंडर? तो नहीं, कोई नहीं। इट इज अ चांस ऑफ कोइंसिडेंस। अब कौन सा स्पर्म किससे मिल रहा है इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, तो इट इज अ चांस ऑफ कोइंसिडेंस। नोबडी डिसाइड द जेंडर, नाइदर मेल नॉर फीमेल। बट हाउएवर, फिर भी इट इज द मेल गैमेट दैट विल डिसाइड जेंडर। मेल नहीं डिसाइड करेगा, मेल गैमेट कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है। अगर, क्योंकि फीमेल तो एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, ऑल गैमेट कंटेन X क्रोमोजोम। अब अगर मेल से X वाला क्रोमोजोम आया तो इससे फीमेल चाइल्ड, और अगर मेल से Y वाला क्रोमोजोम आया तो इससे बॉय चाइल्ड। क्लियर है? तो वैसे तो हमसे पूछा जाएगा कि कौन डिसाइड करता है, तो सबसे करेक्ट क्या है कि भाई कोई डिसाइड नहीं करता, नोबडी डिसाइड द जेंडर। इट इज जस्ट अ चांस ऑफ कोइंसिडेंस। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? कोइंसिडेंस है कि मेल होगा या फीमेल होगा। हाउएवर, इट इज द मेल गैमेट, इट इज द स्पर्म कैरिंग द क्रोमोजोम दैट विल डिसाइड द जेंडर। तो अगर ब्लेम ही करना है तो मेल को ब्लेम करो, फीमेल का तो कहीं कोई रोल नहीं है। वैसे किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। इट इज जस्ट अ चांस ऑफ कोइंसिडेंस। लेकिन फिर भी अगर ब्लेम करना ही है तो मेल, इट इज द मेल sperm that decide the gender of offspring, not female gamete। क्लियर है? तो बहुत बार पूछा भी जाता है। अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वजह से अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, एक इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाएगा कब? जब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे मैटर में वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 = 4। 1 + 1 = 2 =
इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जहां तक बात है रिप्रोडक्शन का, तो अगर एक आदमी का सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, गैमिट बिल्कुल हेल्दी है, गैमिट फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, गैमिट काउंट नॉर्मल है, यानी कि वो फिजिकली फिट है। जहां तक बात है रिप्रोडक्शन का, उसको सही गलत सब पता है, यानी कि वो मेंटली फिट है। और जहां तक बात है रिप्रोडक्शन का, तो जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसके द्वारा जो परफॉर्म किया जा रहा है वो सोशली एक्सेप्टेड है, इसका मतलब वो सोशली भी फिट है। तो ऐसा इंसान को बोला जाएगा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, WHO के अकॉर्डिंग। अब एक इंसान कैसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखे खुद को, तो ये कुछ तरीका है। क्या क्या तरीका है? सबसे पहला तो पर्सनल हाइजीन, बाथ डेली, वियर क्लीन क्लोथेस, रोज नहाइए, साफ कपड़ा पहनिए, अंगूठा वगैरह प्रॉपर, नेल कटिंग होना चाहिए। इट न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट, यानी कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब होना चाहिए, और रिक्वायर्ड अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ये नहीं कि फैट ज्यादा प्रोटीन कम। एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। स्टे फिजिकली एक्टिव, फिजिकली जितना एक्टिव रहेंगे उतना बढ़िया होगा। बी अवेयर ऑफ चेंजेस, इस फेज के अंदर, जिस फेज के अंदर आप लोग हैं एडोलसेंस, इस फेज के अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होता है ना, तो इन चेंजेस के बारे में हमको अवेयर रहना है। बहुत बार फीमेल में क्या होता है, जो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो फीमेल पैनिक में आ जाती है कि भाई ये क्या हो गया, क्यों वजाइना से ब्लड आ रहा है। तो इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, है ना, पहले से, कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होगा। मेल में बहुत बार आवाज़ पिच लो होने से बोलता है यार मेरा आवाज़ पता नहीं बैठ क्यों गया, अरे ये कॉमन है ना, लो पिच वॉइस। तो इन सब के बारे में अवेयर रहना चाहिए ताकि कोई पैनिक ना हो। अंडरस्टैंड प्यूबर्टी चेंजेस, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होता है उसके बारे में पहले से अवेयर रहना है। अगला, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, जैसे कि नो टू स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, इस सब से एकदम दूर रहना चाहिए, है ना। बोला भी जाता है क्यूरियोसिटी किल्स कैट, बहुत बार आदमी क्यूरियस होकर के ट्राई कर लेता है कि भाई एक बार ट्राई करते हैं, है ना, बट अगर एक बार आप ट्राई करेंगे तो फिर बार बार लत लगना स्वाभाविक है, और धीरे धीरे थ्रेशोल्ड बढ़ता है। मतलब पहले अगर एक से काम चल रहा था तो अब पूरा डब्बा खत्म हो रहा है फिर भी मन नहीं भर रहा है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट का बढ़ना। तो धीरे धीरे ये बहुत एडिक्टिव हो जाता है, इसीलिए इससे दूर रहना है। और क्या, स्टे सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, नो अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारा जानकारी रखना है कि क्या सही है क्या गलत है, शर्माना नहीं है इसमें, क्लियर है। जितना शर्माएंगे बीमारी उतना बढ़ेगा, तो इसके बारे में एकदम इन्फॉर्म्ड रहना है। अब मिथ एंड टैबूज, भाई रिप्रोडक्शन जहां तक बात है ये सब तो सोसाइटी में बहुत सारा मिथ है। क्या क्या मिथ है? प्यूबर्टी स्टार्ट्स, ये है, प्यूबर्टी स्टार्ट्स एट एग्जैक्टली द सेम एज फॉर एवरीवन, कि मेल और फीमेल दोनों में प्यूबर्टी सेम एज में स्टार्ट होता है। गलत बात है। प्यूबर्टी टाइमिंग वेरीज, इट कैन स्टार्ट डिफरेंट एजेस फॉर डिफरेंट पीपल। हम जानते हैं फीमेल में प्यूबर्टी जल्दी आता है, मेल में प्यूबर्टी थोड़ा लेट से आता है। अगला, मेंस्ट्रुअल ब्लड इज डर्टी और इम्प्योर, जनरली बोला जाता है कि अगर कोई फीमेल पीरियड में है यानी कि ब्लीडिंग फेज में है तो अभी वो इम्प्योर है, मंदिर में नहीं जा सकती है, किचन में नहीं जा सकती है। बिल्कुल गलत है। फैक्ट क्या है? मेंस्ट्रुअल ब्लड इज नेचुरल बॉडी फ्लूइड, इट इज नॉट डर्टी और इम्प्योर। अरे मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या है? बॉडी का फ्लूइड है, ब्लड है, ये कोई इम्प्योर नहीं है। समझ में आया? अगला, टचिंग पिकल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन विल स्पॉइल इट, कि अगर अचार को टच कर दिए मेंस्ट्रुअल फेज में, मेंस्ट्रुएशन में, ब्लीडिंग फेज में, तो खराब हो जाएगा। फैक्ट क्या है? ये बिल्कुल बकवास बात है। इट डजंट स्पॉइल एनी फूड, है ना, कोई प्योरिटी इम्प्योरिटी से इसका लेना देना नहीं है। मिथ क्या है? टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बैड और सेमफुल, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, है ना, पीरियड्स के बारे में या फिर पेनिस या वेजाइना के बारे में बात करना कैसा है? बैड या सेमफुल है, अच्छा शर्मनाक बात है, नहीं करना चाहिए, गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक ओपनली एंड लर्न अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ विदाउट सेम, जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दीज ऑल आर द मिथ एंड टैबूज दैट इज सर्कुलेटिंग इन आवर सोसाइटी। तो जब तक हम लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम लोग इससे जो है होने वाला जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे हम लोग बच नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई इसी टॉपिक में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अभी के लिए सभी को जय हिंद।